हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है। कुछ उसके एमसीक्यूज और असर्शन रीजन आज हम करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन फुल चैप्टर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल। इसका मतलब है मोलल एक्वा सॉल्यूशन। कितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन में, ये आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखे हैं 0.0354, 0.0177, 0.177 और 1.770। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना है, देखिए एक्चुअली आंसर यहीं पर दे रखा है इस वन। अगर आप इसे देखें तो ये आंसर दे रखा है यहाँ पर। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 1 kg है, तो एक्चुअली सॉल्यूट कितना हो गया 1 मोल, और सॉल्वेंट कितना हुआ। सॉल्वेंट एक्चुअली पानी है, वाटर है। एक्वस बोल रहा है तो पानी है। कितना हुआ ये 1 kg बोल रहा है। इसको मोल में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और अगर मैं इसका मोल निकालू तो मास अपॉन मोलर मास 1000 डिवाइड बाय 18 मोलर मास होता है। वैल्यू हो जाएगी 55.5। वैल्यू को पुट कर दीजिए। निकालना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना मोल है 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.5। इसको सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे इसको आप, इसकी वैल्यू आएगी 0.017। सो ऑप्शन वी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है at 100 degree centigrade of the at 100 the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 732 mm। ये सॉल्यूशन का एक्चुअली वेपर प्रेशर है। केवी दे रखा है यहाँ पे 0.52 और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको सॉल्यूशन का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना था एक्चुअली, लेकिन डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, इसमें सिर्फ मास दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आरएलबीपी के फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आरएलबीपी का है। आरएलबीपी का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिक ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला होता है पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इक्वल टू एक्स बी। तो मैंने पीए नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर आपका प्योर सॉल्वेंट का, और हम देख पा रहे हैं ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है प्रेशर 180 एम होता है। तो इसका 180 एम रहा होगा प्योर पानी का, उसकी वैल्यू होती है 760। तो 760 माइनस 732 अपॉन 760 इक्वल टू एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी आएगा। सॉल्यूशन डाइल्यूट था इसलिए मैंने नीचे वाले पार्ट में एनबी को मान लिया नेग्लिजिबल। तो 28 डिफरेंस अपॉन 760 इक्वल टू एनबी अपॉन 5.55। 100 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे पानी के, 5.55 कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स आ गए एनबी। इन मोल्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी की वैल्यू 0.52 दे रखी है आपकी। एनबी आपको निकालना था इंटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 है। सॉल्व किया मैंने इसको, सॉल्व करने पे डिफरेंस जो आ रहा है वो 1.04 आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 1.04 बढ़ गया होगा। क्या मिलाने पर, सॉल्यूट मिलाने पर। सॉल्यूट अब पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया 1.04 बढ़ गया। तो एक्चुअली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, तो आप क्या करेंगे 100 में 1.04 को ऐड कर देंगे।
तो 101 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में देखा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में, कौन सी क्वांटिटी कौन सा कंसंट्रेशन इसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि जिसमें वॉल्यूम वाला पार्ट आता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के आप मालूम है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो दूर दूर होते हैं, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। मोलरिटी वाले पार्ट में आप देखते हैं वॉल्यूम आता नहीं है, मोलरिटी में वॉल्यूम आता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम है। मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता और वेट परसेंट में वॉल्यूम नहीं आता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। मोलरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट, कौन डिपेंड कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, द वांट ऑफ फैक्टर। अगर आप देखें इसको, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट। एक कंपाउंड है कोई जो किसी भी एक सॉल्वेंट में डिसोशिएट होता है एंड एसोसिएट इन अदर सॉल्वेंट, और दूसरे सॉल्वेंट में एसोसिएट होता है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि आई की वैल्यू जो होती है वो डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आप मॉलिक्यूल को ब्रेक हो रहा है सॉल्वेंट में, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई जो होती है वो डिसोसिएशन में मोर देन 1 होती है, और अगर एसोसिएट होती है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है एसोसिएशन, और ना टूट रहा है ना वो जोड़ रहा है, तो उस कंडीशन की वैल्यू 1 होती है। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा शायद, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है वो। तो पहले वाले पार्ट में डिसोसिएशन है तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और सेकंड वाले पार्ट में एसोसिएट वैल्यू 1 से कम होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन, ये नहीं होगा। लेस देन 1 ये भी नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, इसका ऑप्शन होगा डी। आप पढ़िए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। एक सॉल्यूशन है एसीटोन का इथेनॉल के अंदर है, बताइए वो क्या शो करेगा? वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, या बिहेव लाइक अ नियर आइडियल सॉल्यूशन होगा, या रॉल्स लॉ को ओबे करेगा? तो आप जानते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास लगभग इक्वल होते हैं वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं एसीटोन और इथेनॉल जो है एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके बीच में कोई आइडियलिटी नहीं है मॉलिक्यूलर साइज में, तो इनका इंटरेक्शन भी डिफरेंट ही होना है, इसीलिए ये आइडियल तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होना। अब ऑप्शन होना कौन सा है? आइदर ए और बी। अब ए और बी में कौन सा ऑप्शन होगा, इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके मॉलिक्यूल से जो मिलाते हैं, मतलब स्टोन को इथेनॉल में मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन बढ़ रहा है एक्चुअली या कम हो रहा है? तो आप जानते हैं इथेनॉल अगर सिर्फ अकेले लोगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो एसीटोन को अगर मैं इथेनॉल में मिलाऊंगा तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा होगा, तो इंटरेक्शन को वीक कर रहा होगा। और आप जानते हैं जब इंटरेक्शन वीक होता है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जीक्यूटेड बाय 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे आपके 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं, वाटर में होंगे, नाम नहीं दिया है, तो ग्लूकोज का दे रखा है, यूरिया है, CaCl2 है और TCl है। इन सभी की कंसंट्रेशन सेम है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा। तो आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा, ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता, यूरिया ब्रेक नहीं होता, KCl ब्रेक होगा, लेकिन 2 आयंस बनेंगे यहाँ पे K+ और Cl-, लेकिन CaCl2 को आप देखिए यहाँ पे 3 आयंस बनेंगे, 3 आयंस CH2+ और 2Cl-। तो एक्चुअली पार्टिकल्स का नंबर जो आ रहा है वो CaCl2 में ज्यादा आ रहा है। पानी में डिसॉल्व होने पर CaCl2 ब्रेक हो जाता है, 3 आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पर
सबसे ज्यादा होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, CaCl2। ओके, 7th क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू RLBP की वैल्यू किसके बराबर है सॉल्यूशन में। तो फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू XB। और ये पूरा पार्ट जो है RLBP है, ये किसके इक्वल आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है उसका आंसर है ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 7th ऑप्शन है ए। नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स हैव above the liquid is constant at। कोई लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, समझ पा रहे हैं। अब आपका कोई लिक्विड गैस का मतलब है हेनरी लॉ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हेनरी लॉ की बात कर रहा है। हेनरी लॉ बोल सकते हैं इसको, या फिर आप रॉल्स लॉ बोल सकते हैं, दोनों में ही वेपर्स गैस की फॉर्म में होती है एक्चुअली। तो कह रहा है कि वेपर्स लिक्विड के ऊपर कब कांस्टेंट होती है, किस समय कांस्टेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको टेम्परेचर का वेरिएबिलिटी मालूम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर्स का नंबर बढ़ता है, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो वेपर्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है टेम्परेचर भी वहां कांस्टेंट होना चाहिए, इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सीसी लिखा हुआ है, सीसी का मतलब ml होता है, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेन्स 98% बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 का सॉल्यूशन मतलब वाटर नहीं होगा, H2SO4 सॉल्यूट है, पानी या सॉल्वेंट है, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.84 ग्राम पर ml, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है, और उसका मास परसेंटेज दे रखा है बेटा 98% बाई वेट ऑफ सॉल्यूट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, अगर किसी की डेंसिटी दे रखी हो और उसका मास परसेंट दे रखा हो तो बड़ा सिंपल सा आंसर आता है। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, तो सीधे फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, हम उसे परसेंट मान लेते हैं, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डी इंटू 10, दैट फॉर्मूला है। ठीक है, H2SO4 था वाटर के अंदर, कितना H2SO4 है, 98% है, इसका मतलब होता है 98 ग्राम है। तो वाटर कितना हुआ, 2 ग्राम, तो कितना मास हुआ 98। H2SO4 होगा, मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो 98 ही आता है। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.84 इंटू 10, ये वैल्यू 1 हो गई। तो आंसर हो गया 18.4 मोलल या मोल्स पर लीटर, 18.4, इसका मतलब ऑप्शन इसका ए होगा। तो आप इसका ऑप्शन ए टिक कर ले। 10th क्वेश्चन है आपका, ये 5% वेट बाई वेट सॉल्यूशन, वेट बाई वॉल्यूम है, सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 342, इज आइसोटोनिक विद 1% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एक्स इज। आपको मोलर मास निकालना है, तो इसे करिए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, तो आप जानते हैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, यहाँ पर 1% सॉल्यूशन है वेट बाई वॉल्यूम, और ये है केन शुगर का, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर आप जानते होंगे शायद, उससे निकालेंगे सॉल्यूशन को, क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा हुआ है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। आप एक बार जानते हैं कि कंसेंट्रेशन सेम होती है ना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, सेम होता है, राइट। ये हमने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो आप इसको देखिए, तो पाई इक्वल टू CRT, और इसको अप्लाई कर रहे हैं फॉर केन शुगर, फॉर केन शुगर। अब कंसेंट्रेशन सेम है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो मैं इसको पाई इक्वल टू C1RT बोल दूं, और इसके लिए फॉर सब्सटेंस एक्स, कोई एक्स सब्सटेंस का सॉल्यूशन है,
यहाँ भी आपकी पाई की वैल्यू सेम ही है तो मैं पाई मान रहा हूँ इसे। अब कंसंट्रेशन इसकी हो गई C2 लिख दे रहा हूँ इसे R2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इक्वल है, पाई और पाई इक्वल है, तो ये C1RT इक्वल टू C2RT हो गया। अब दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, सेम R की वैल्यू सेम रहती है रिमेन, तो RT और RT कैंसिल हो गया, तो C1 इक्वल टू C2, सीधे C1 इक्वल टू C2 हो गया। अब C क्या होता है, मोल्स पर लीटर। अब कितने मोल्स हैं हम जानते हैं, इसे दे रखा है 5% वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है इसने, तो सॉल्व करें इसे। तो मोल्स ऑफ केन शुगर, मोल्स ऑफ केन शुगर अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स ऑफ केन शुगर, अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन X अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ केन शुगर इक्वल टू मोल्स ऑफ X। मोल्स क्या होता है 5 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होगा 342 इक्वल टू X का दे रखा है 1 अपॉन इसका हम मान रहे हैं MV, तो MV इक्वल टू हो गया 342 डिवाइड बाय 5, 68.4 इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे। तो 68.4 आंसर हो गया 68.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स A and B फॉलो रॉल्स लॉ। तो कौन से सॉल्यूशन है इसमें A और B कंपोनेंट्स हैं, कब रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे। तो आपको मालूम है कि A B का इंटरेक्शन A B के सेम होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा A नहीं है, B लेस देन नहीं है, हाँ C देखिए A B अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज AA एंड BB, ऑप्शन हो गया इसका C। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दिए हैं, ये एक्चुअली असर्शन रीजन है, और जो असर्शन रीजन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन है, कभी 5 ऑप्शन भी होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। जब भी हम बेटा असर्शन रीजन करते हैं तो उसमें ये 4 ऑप्शन होते हैं। आपके असर्शन रीजन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 2 स्टेटमेंट दिए, A फॉर असर्शन है और R फॉर दिस रीजन है। इन 2 स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शंस अप्लाई करने हैं, और जो ऑप्शंस हैं ये वाले, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, इफ द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और जो रीजन है वो पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, तो उसका ऑप्शन हुआ ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो उसका ऑप्शन बी होगा। पहला स्टेटमेंट सही है, रीजन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। और आप देख रहे हैं अगर असर्शन गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन सही है, तो ऑप्शन डी होगा, और दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन ई होगा। वैसे ई वाला ऑप्शन देते नहीं है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में ई ऑप्शन भी देते हैं, तो आपको करेक्टली चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम, A B C D E में से, इसको पढ़ें फिर सॉल्व करें। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि NaCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने में, ये सही ऑप्शन है, मतलब सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड जो बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। सॉलिड फॉर्म में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसकी वजह से पानी में डालेंगे तो ये NaCl टूटना चाहिए, और उसे तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकंड स्टेटमेंट है डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो डिसोल्यूशन होता है वो NaCl का, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि NaCl को डिसॉल्व करना है हमें, तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट देनी पड़ेगी। आपके 2 तरह के प्रोसेस होते हैं कि आपने हीट दी तो एंडोथर्मिक, और हीट निकली तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब इससे बात है सॉल्युबिलिटी कब बढ़ रही है टेम्परेचर की, जब यहाँ पर हम उसे हीट दे रहे हैं,
तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज करती है NaCl की टेम्परेचर बढ़ाने पे? क्योंकि वो एनर्जी यूज करता है, और ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका ऑप्शन होगा ए। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका 12th के लिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ml ऑफ लिक्विड ए मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ लिक्विड बी। 10 ml लिक्विड ए लिया और 20 ml लिक्विड बी लिया, और दोनों को मिलाने पे उनका वॉल्यूम हो गया 30 ml, है ना। आप जानते हैं, ऐसा मैंने बताया आपकी चीज, आइडियल और नॉर्मल सॉल्यूशन बताए थे मैंने आपको। अगर दोनों का वॉल्यूम मिला के इक्वल हो रहा है तो वो एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको बताया है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होगा ये। तो आइडियल सॉल्यूशन बोल भी रहा है ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। तो इसका ऑप्शन भी ए ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सही है। आपको बताया गया है कि आप किसी भी सॉल्यूशन को बनाएंगे और उसमें अगर आपने ज्यादा अमाउंट में मिलाया सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, और मिलाएंगे और कम हो जाएगा। तो शिवम से ये बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है उसका लोअर होना, कम होना किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। फिर बोल रहा है वो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो RLVP है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इसका ये नहीं है। यहाँ पे अगर बोलता कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता, तो ये इसका एक्सप्रेशन करता। ओके, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, ये RLVP की बात कर रहा है, दोनों सही है, लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो उसका ऑप्शन जो होगा वो देखिए, assertion reason both are correct statement and reason is not correct expression of B। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जिसमें आप इसे कर सकते हैं, रिलेटिव लोगों में वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सही है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि तो ये इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर रहा है। ओके, क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 बोल रहा है, boiling point of 0.1 molar solution of NaCl is higher than 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब दोनों की कंसंट्रेशन जो है, तो NaCl का सॉल्यूशन और मोलरिटी सेम है, यूरिया सेम है, लेकिन आप जानते हैं NaCl जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो एक्चुअली इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन में, और यूरिया ब्रेक नहीं होता। तो अब इससे बात है बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट NaCl के सॉल्यूशन का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू यूरिया। ठीक है, दूसरा बात बोल रहा है वो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी वांट ऑफ फैक्टर की होगी, उतना ज्यादा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होगा सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हो। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करते हैं, आई की वैल्यू आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू IKBM। आप देख पा रहे हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी एक्चुअली सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में अगर आप देखें ध्यान से, तो इसके जो I की वैल्यू है वो 1 होगी, नाइदर दिस इज नाइदर एसोसिएट, और यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2 होगी। ओके, 2 वैल्यू होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर I की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और यहाँ पर I की वैल्यू कम है, मतलब 1 है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एक्चुअली की कम है। तो ये दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन भी ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, हेक्सेन एंड हेप्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हेक्सेन और हेप्टेन बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, सही बात है। हेक्सेन को अगर आप देखें तो ये इसका होता है फॉर्मूला C6H14, और हेप्टेन होता है आपका C7H16। दोनों के मास लगभग बराबर हैं, तो इनका सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली आइडियल हो सकता है।
सेकंड बात कर रहा है डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी आर जीरो फॉर सिस्टम सॉल्यूशन। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपकी हो सकती है जीरो, डेल्टा एस जीरो हो सकता है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही स्टेटमेंट है। तो आपने देखें, आपने अगर पढ़ा है पीछे रीडिंग को, तो असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। यहाँ पर यही चीज है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्चुअली सी, क्योंकि आपका स्टेटमेंट ए सही है और आर जो है वो गलत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 डिटरमाइंड बाय एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन आइडियल मोलर मास। ये सही है, ये सही है, क्योंकि CaCl2 जो होता है उसका नॉर्मल मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 40 प्लस 71 और 71 प्लस 40 ये हो गया आपका 111। और ऑब्जर्व की बात कर रहा है, जब प्रैक्टिकल निकालोगे तो ये एक्चुअली ब्रेक हो जाता है, CaCl2 ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने पर जो ऑब्जर्व मोलर मास आएगा उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेस देन बोल रहे हैं। CaCl2 get ionized in water as it is strong electrolyte, ये इसी को एक्सप्लेन करता है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 17 का ए ऑप्शन होगा। 18th क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। सही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके वेपर्स का वैल्यू बढ़ जाती है, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। सही स्टेटमेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज हायर देन एल्कोहल। ये ईथर का वेपर प्रेशर एल्कोहल से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि एल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाएगी, तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। और एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एल्कोहल कंपेरिजन में। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ये। दोनों सही है बट रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। क्वेश्चन 19 देखिए। 19 बोल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब प्रेशर बढ़ता है। हैंडल लो, बिल्कुल सही बात है। तो फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल टू KH(x)। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी कम होगी अगर आपने टेम्परेचर कम किया। ये गलत है। टेम्परेचर कम करने पर एक्चुअली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक दिया था मैं आपको, मैंने इसका। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, जितनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लोगे उतनी CO2 गैस ज्यादा डिजोल्व होती है, आपको ज्यादा अच्छा लगता है पीना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ये गलत ऑप्शन, ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हायर एल्टीट्यूड इज लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हायर एल्टीट्यूड का मतलब होता है हिली एरिया, तो पहाड़ होते हैं जो वहां पे देखते हैं, वो बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का, वो पहाड़ों पर जाके 100 से कम हो जाता है। ये बात सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है किसी का? जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, वेपर प्रेशर जो होगा वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। प्लेन्स में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। तो आपको किसी को भी बॉईल करने के लिए उसे 1 atm के बराबर करना पड़ेगा। बट हिली एरियाज में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी कम होती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी कम होगी तो वो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल कर जाएगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm कब आता है? 100 पे आता है। जब से पहाड़ों पे ले जाओगे तो वहां पहले कब बॉइल करेगा ये? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम है, तो उसे गर्म करोगे तो पहले ही कम टेम्परेचर पे अचीव कर जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये गलत है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये गलत हुआ, ये सही हुआ। इसका ऑप्शन हो जाएगा अगेन सी।
ठीक है। फिर क्वेश्चन 21 देखो। 21 कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड इन एक्वस मीडियम इज 2 एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। जो वांट ऑफ फैक्टर होता है बेंजोइक एसिड का वो पानी में 2 होता है जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा। ये स्टेटमेंट बताओ आप, ये सही है क्यों? अगर आप बेंजोइक एसिड को देखें तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन पर COH। ओके, जब से वाटर में डिसॉल्व करोगे ना एसिड है ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होता है 2 आयंस COO माइनस और H+। ये 2 आयंस बनेंगे यहाँ पे। तो एन कितने आगे 2। और मैंने बताया था जब किसी कंप्लीट आयनाइजेशन होता है ना उसकी आई की वैल्यू हमेशा एन के बराबर होती है। कितने आयंस बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। वही बोल रहा है वो वांट ऑफ फैक्टर जो होगा वो 2 होगा कंप्लीट आयनाइजेशन। दूसरी बात कह रहा है ये कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर 100% आयनाइज्ड सॉल्यूट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। ये गलत है। ये यहाँ पे लिखा तो है जब 100% आयनाइजेशन होगा तो आई की वैल्यू एन के बराबर होगी। एन का मतलब होता है कितने आयंस बने। ये बोल रहा है 100% आयनाइज्ड सॉल्यूट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। ये गलत ऑप्शन है। ये सही है तो इसका ऑप्शन होगा आगे सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। रॉल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ होता है वो डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए होता है? डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है रॉल्स लॉ। अब डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए कैसे एप्लीकेबल है? ये सही बात है, सही बात है कि आप अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो वहां पे रॉल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो नहीं करेगा। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये भी सही है। हेनरी लॉ किसके एप्लीकेबल है? गैस इन लिक्विड के लिए। दोनों अपनी जगह सही है लेकिन स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बताओ क्या होगा? ए। इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 बोल रहा है हाँ एजियोट्रोपिक मिक्सचर एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स है बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन आइदर ऑफ। जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं जो 2 लिक्विड के बनते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों से लोअर होता है आइदर ऑफ, लोअर देन आइदर ऑफ। मतलब किसी भी एक से लोअर होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये सही है। सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो सॉल्यूशन बन रहा है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर से। इसका बताइए जरा सोच के, सोच लिए। सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर सही है। देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका ऑलरेडी वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो जल्दी बॉइलिंग ऑलरेडी वेपर से जाता है नॉर्मल से, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव होगा और जल्दी अचीव होगा तो कम टेम्परेचर पे ही अचीव हो जाएगा। तो ये कह रहा है ना सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स है बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम। ये सही ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन होगा ए। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज 1। सही है। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मोड ऑफ क्वांटिटी। ये भी सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। दोनों सही है, इसका ऑप्शन भी होगा। आप सब जानते हैं, इतना तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 करिए। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स P एंड Q प्योर फॉर्म में इनकी वैल्यू दे रखी है 80 एंड 62 रेस्पेक्टिवली। P की 80 है और Q की 60 है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ P एंड 2 मोल्स ऑफ Q वुड बी। तो बताइए टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा जब 3 मोल्स P मिलाएंगे और 2 मोल्स Q मिलाएंगे। सॉल्व करिए इसको, आंसर हो जाएगा। कर लिया? देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप काम करो कि 2 पार्ट करो पड़ेगा। मैं इसको लिख देता हूँ। बात हो रही थी P और Q की। P दे रखा है 3 मोल्स और Q दे रखा है 2 मोल्स। ओके, P का प्योर फॉर्म में दे रखा है वेपर प्रेशर 84 और Q का दे रखा है 64। मैं इनको P को ही बोलता हूँ। तो आप पहले मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
P इक्वल टू मोल्स ऑफ P कितना है 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो 3 डिवाइड बाय 5 0.6 मोल फ्रैक्शन आ गया। और एक्स क्यू का कितना मोल फ्रैक्शन आएगा, तो 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। तो पी टी इक्वल टू होता है बेटा, हम ए और बी बोलते थे ना, यहाँ पे हमें पी और क्यू ले लिया है, तो मैं लिखता हूँ पी पी प्लस पी ऑफ क्यू, और पी ऑफ पी इक्वल टू पी पी नॉट इंटू एक्स पी। कितनी है पी पी नॉट, 80 प्योर फॉर्म में। कितना मोल फ्रैक्शन है इसका, 0.6, तो 6 8 जा 48, तो ये हो गया सर 48 तो ओके। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू नॉट इंटू एक्स क्यू, क्यू है ये, कितना है प्योर फॉर्म में 60 इंटू 0.4, ये हो गया 24 टॉर। ठीक है सर, तो पी टी इक्वल टू पीपी कितना आ रहा है 48 प्लस पी क्यू कितना है 24, तो 8 और 4 12, हाथ से हासिल लगा 5 और 2 7 72 टोर। आंसर हो गया इसका 72 टोर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 50 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in water. Total mass of solution is 350 ग्राम। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in the mixture, कितना मोल फ्रैक्शन होगा NaOH का इस मिक्सचर में। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। यूरिया दे रखा है, NaOH दे रखा है, इनके मास दे रखे हैं, इनको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। अच्छा पानी भी है, ध्यान रखना है पानी भी है, तो 3 कंपोनेंट एक्चुअली यहाँ पे, यूरिया NaOH और वाटर। टोटल मास दे रखा है सॉल्यूशन का 250 ग्राम, मोल फ्रैक्शन निकला NaOH का। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, ध्यान से पढ़ना। तो कैसे होगा सवाल, कर लिया होगा आप लोगों ने, देखिए अगर नहीं गया है तो यूरिया प्लस NaOH प्लस वाटर इक्वल टू बना आपका सॉल्यूशन। ओके, यूरिया 15 ग्राम है, NaOH 20 ग्राम है, वाटर का मास दिया नहीं लेकिन सॉल्यूशन का मास दे रखा है इन्होंने 250 ग्राम। समझ तो गए होगे। अब 250 ग्राम में से आप इसको जोड़ो 20 और ये 35 ग्राम, तो पानी कितना हुआ 215 ग्राम। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इनको मोल्स में कन्वर्ट करो, और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद इनका मोल फ्रैक्शन निकाल दो NaOH का। ये आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसे आप लोग ही सॉल्व करिएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सी गैस पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। आप जानते हैं जिसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा वाटर से वो ज्यादा सॉल्युबल होगी। हीलियम इनर्ट गैस होती है, ये इंटरेक्शन नहीं करती। H2 भी कम सॉल्युबल होती है, CO2 भी कम सॉल्युबल होता है प्रेशर, लेकिन NH3 जो होती है वाटर मॉलिक्यूल से करती है हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरेक्शन बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई, तो NH3 ज्यादा सॉल्युबल हो। नेक्स्ट देखें 28 क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन बोल रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अ लिक्विड इज, मतलब ये बात कर रहा है Kb की। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, डेल्टा Tb इक्वल टू KBm। ये क्या है, द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट विच वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट में। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू 1,
तो ये क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 मोल, दिस वन, डी ऑप्शन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एस्मोटिक प्रेशर of decimolar solution of urea at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज। कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डेसिमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का। डेसिमोलर का मतलब होता है 0.1 मोलर। यूरिया का सॉल्यूशन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, बाद में दे रखा है तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, पाई इक्वल टू CRT। पाई आपको निकालना है, सी का मतलब होता है मोल्स। कितने मोल है, 0.1 मोलर है। सीधे लिखो ना 0.1। आर की वैल्यू आपको मालूम होती है 0.083 होती है बार में, और टी कितना 27 है, तो 27 प्लस 273 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इन द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या फिनोमेना होता है वो आपको देखो। इन द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं, लेकिन वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आते हैं, राइट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, हाँ ये सही है। सॉलिड मॉलिक्यूल पासिंग, ऑप्शन बी का सही आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।